नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से मिलने वाले उत्साहवर्धन और प्रेम के लिए और जो उम्मीद आप मुझ में जता रहे हैं उस सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और इस उत्साहवर्धन से मेरे अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही है कि जिससे मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके सामने डिलीवर कर सकूं इन वीडियोज़ के माध्यम से और आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। पिछले 2-3 वीडियो में हम अपने पहले बेसिक चैप्टर सेंटेंस पैटर्न पे काम कर रहे थे और उसमें मैंने बहुत सूक्ष्म जानकारी, छोटी छोटी जानकारी आपके सामने डिलीवर करी सेंटेंस से जुड़ी हुई। अब हम अपने बेसिक लेवल को आगे बढ़ाते हुए एक और चैप्टर इसके अंदर पढ़ेंगे जिसमें हम सेंटेंस से जुड़ी ही जानकारी डिलीवर करेंगे। पहले चैप्टर और चैप्टर में क्या अंतर है? पहले चैप्टर में हमने एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांट दिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑल। सच लाइक एज, जैसे मान लें किसी डायरेक्टर को कोई मूवी बनानी है तो वो ये फिक्स कर लेता है कि मुझे अपनी मूवी में कौन कौन से किरदार रखने हैं, जैसे एक्टर है, एक्ट्रेस है, विलेन है, कॉमेडियन है, सपोर्टिंग एक्टर है। तो जब वो किरदार फिक्स कर लेता है तो वो इंडस्ट्री में से उन सितारों को चुनता है जो उसे लगता है कि मेरी मूवी में सबसे फिट बैठ सकें। सच लाइक उसी तरीके से हम सेंटेंस के 4 हिस्सों को समझने के बाद अब सेंटेंस के एक एक शब्द को समझेंगे। यानी हमने वहाँ पे कंबाइंड रूप से सेंटेंस को 4 शब्दों से पुकार दिया था। अब मैं आपको सेंटेंस के एक सिंगल वर्ड की व्याख्या करना सिखाऊंगा इस चैप्टर के माध्यम से। और बेसिक लेवल पे ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जानकारियाँ छुपी हुई हैं, जैसा मैं बार बार से कहता आ रहा हूँ, जिन्हें हम कई बार बचपन से मिस करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों के लिए, वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस बेसिक कंटेंट को बड़ा सीरियसली लें, लाइटली लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको आगे चल के हिम्मत देते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो जो हमारा अगला बेसिक चैप्टर हम आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी भाषा के हिस्से। अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपके सामने एक्सप्लेन करूं, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस को बनाने वाले एलिमेंट। मान लें कोई हाउस वाइफ है या कोई भी व्यक्ति है, घर में कोई डिश बना रहा है, तो उसे उस डिश के अंदर क्या क्या स्पाइसेस ऐड करने हैं, क्या मसाले ऐड करने हैं, उसे उसकी मात्रा और किस क्रम में ऐड करना है, ये सब पता होता है। सेम वे किसी सेंटेंस को बनाने के लिए लैंग्वेज से हम जितनी भी चीज़ें बोरो करते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें लैंग्वेज से किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच के दौरान पढ़ेंगे। एक ख़ास बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें जितने भी हेडिंग मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा वो सब एक संक्षिप्त रूप में होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी आप हेडिंग पढ़ोगे उनको सब आगे चल के आप एक बड़े बड़े चैप्टर के रूप में देखोगे इन वीडियोज़ के ऊपर, और विस्तार से उनका अध्ययन आपको कराया जाएगा। अभी केवल उनका इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है, और ये इंट्रोडक्शन इस तरीके का है जैसे किसी मूवी का स्टार कास्ट आपके सामने या स्टोरी लाइन पेश की जाती है। तो सेम वे हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम इस चैप्टर के अंदर आपको डिस्क्लोज करेंगे। और ये ध्यान रखें कि यहाँ पे मैं जो भी हेडिंग आपको पढ़ाऊँगा वो कोई चैप्टर नहीं है, इस बात का भ्रम ना पालें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा, मैंने जैसा आपसे कहा, उन सबको हम आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। ये जानकारी मैं अभी आपको यूँ क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब तक वो चैप्टर हम ना पढ़ें तब तक हमें उस शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो शब्द वाक्य में कैसे काम करता है, और हमें उस शब्द को वाक्य में पहचानना आना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके बिना शायद ही कोई सेंटेंस बनना संभव होता है, वो होता है नाउन। और ये वो चीज़ है जो हम जिंदगी में कई बार पढ़ के आए हैं, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ के भी नहीं जानते हैं या उनको नहीं समझते हैं। तो उन चीज़ों में नाउन का रूप आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। नाउन एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में किसी पर्सन यानी व्यक्ति, किसी थिंग यानी वस्तु, किसी प्लेस यानी स्थान, और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसमें, वो है एक्सप्रेशन, किसी विशेष भाव या गुण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो नाउन होते हैं। अब ये किस रूप में हमारे वाक्य में आते हैं वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जैसे सच लाइक, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, बॉय, गर्ल, बुक, नोबल, टाउन, सिटी, ऑनेस्टी या चैरिटी, ये सारे नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउन का उपयोग वाक्य में कई स्थानों पे किया जाता है,
पर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण यूज़ है, जैसा हमने अपने सेंटेंस के 4 हिस्से बनाए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑल, तो मैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने कि किसी भी नाउन का सबसे बड़ा उपयोग जो होता है सेंटेंस के अंदर, वो या तो सब्जेक्ट के स्थान पे होता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है। तो हमारे वाक्य के जो 2 मुख्य प्लेयर हैं वो हम किसके द्वारा बना सकते हैं? नाउन के द्वारा। अब ये कैसे बनते हैं ये मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाने जा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, नाउन का उपयोग हम वाक्य में समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बोर्ड के ऊपर, जिससे मैंने कहा था जैसे थोड़ी देर पहले कि नाउन का अधिकतम उपयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के, और कई भी स्थान है, रेस्ट ऑल की जगह का यूज़ हो सकता है, पर मेन इसका जो यूज़ है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे देखने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं, ध्यान से देखें। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू हिम। तो यहाँ पे ये टीचर जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन से बना हुआ है, यानी नाउन का रोल है यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे। यहाँ अगले एग्जाम्पल पे देखें तो यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं सेंटेंस के अंदर, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट नाउन ने बनाए, मतलब नाउन के द्वारा बनाए गए हैं। तीसरे एग्जाम्पल में ध्यान से देखें, एक सब्जेक्ट और आपके 2 ऑब्जेक्ट। अब चूंकि आपको सारी चीज़ें मैं पहचानना सिखा चुका हूँ तो इनमें कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट। तो देख के हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट किसके द्वारा बनाए गए हैं? नाउन। तो नाउन एक बड़ा प्लेयर है जो वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करने के काम में आता है। तो ये हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच था। अब हम अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब अगले पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं हम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे वाक्य का, दैट इज़ प्रोनाउन। अगर शब्द में ध्यान से देखें तो आखिर के 4 अक्षर वही हैं जो अभी हमने पहले नंबर पे पढ़े। अगर मैं इसकी परिभाषा को इसी में खोजने की कोशिश करूं तो बहुत सिंपल है, आप इसके 2 हिस्से कर लीजिए, प्रो प्लस नाउन। जनरली हम प्रो को कहते हैं छुपा हुआ, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी माने छदम, और नाउन तो आप जानते ही हैं, यानी एक ऐसा शब्द जिसके पीछे कहीं ना कहीं नाउन दिखाई पड़ती है हमें, दैट इज़ प्रोनाउन। जैसा मैंने लिखा है, द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इन एनी सेंटेंस, ऐसा शब्द जिसका उपयोग वाक्य में नाउन के स्थान पर किया जा सके, दैट इज़ प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा बॉय, दैट इज़ नाउन। अब मैं उसके स्थान पे ही का इस्तेमाल करता हूँ तो ही बॉय को रिप्लेस कर रहा है, मतलब प्रोनाउन। मैंने कहा पेन, अब मैंने पेन के स्थान पे इट का इस्तेमाल किया, मतलब मैंने किसका यूज़ किया? प्रोनाउन। अब जैसा इस चैप्टर का हमारा डिटेल जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं कोई भी शब्द की, हमने कहा था इसको हम गहराई से पढ़ेंगे आगे चल के, बट ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, मैंने ये अपनी बंदिशों को तोड़ना चाहूँगा। मेरा यहाँ का टारगेट केवल इतना ही है कि मैं आपको डेफिनेशन बता के चैप्टर में उसका क्या यूज़ हो सकता है ये समझा सकूँ, पर इसके लिए मैं आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो बचपन से हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति मिस करके आता है और वो ज़िंदगी भर गलतियां करता है, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, क्योंकि वो प्रोनाउन में ऐसी जानकारी है जहाँ से बच्चे को या किसी स्टूडेंट को पढ़ाया जाए अंग्रेजी, वहीं पे देनी चाहिए, और वहाँ वो जानकारी दी नहीं जाती, और उसके अभाव में प्रोनाउन से जुड़ी हुई सैकड़ों गलतियाँ वो ज़िंदगी भर करता रहता है। कई कंपटीशन ऐसे जहाँ पे बड़े बड़े कंपटीशन जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बन के आते हैं और वो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है कि वो गलती इतने छोटे लेवल की हो सकती है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर भी बाउंसर का रोल करता है। उम्मीद कर रहे होते हैं हमारे सामने कोई गहराई की चीज़ आएगी, पर वो एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ पहुंच लेता है और हम वहाँ गलती कर बैठते हैं या क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे में प्रोनाउन में मैं एक लिस्ट बनाऊँगा आपके सामने, और वो लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है आपकी अंग्रेजी में। और ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ इस चैप्टर से आउट ऑफ बाउंडेशन जाके दे रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा था डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर इस शब्द के लिए मैं डेप्थ में जाऊँगा और आपको इसकी गहराई से जानकारी और सिखाऊंगा बाकायदा एक एक प्रोनाउन हम किस तरीके से अंग्रेजी के वाक्य में यूज़ कर सकते हैं और आज तक हम ज़िंदगी में कौन सी गलतियाँ प्रोनाउन के अंदर करते आए। तो लेट अस सी, मैं एक लिस्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ और देखिए कैसे उस लिस्ट में प्रोनाउन का व्यापक उपयोग करना आपको सिखाया जाएगा। तो लेट्स सी। तो दोस्तों, प्रोनाउन की ये लिस्ट मैं आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये वो लिस्ट है जिसके अंदर इतनी एरर्स छुपी हुई हैं जो हर स्टूडेंट और हर बच्चा करता है और लाइफ लॉन्ग करता है। तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, अभी सुधारने के लिए मैं लिस्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, तो उसको बड़े ध्यान से देखें। अभी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ केवल आपको, जिससे आपको इसके इनिशियल समझ में आ जाए। फिर अगले वीडियो में हम इस लिस्ट को बड़े डिटेल से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और एक एक शब्द की जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम स्तंभ यहाँ इस लिस्ट के अंदर हैं।
1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 पंक्तियाँ यानी रोज़ इस लिस्ट के अंदर है। तो एक तरीके से 6 कॉलम और 7 रोज़ से बनी हुई लिस्ट है, जिसमें बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। और इसके अंदर अभी जो इनिशियल्स हैं मैं उनकी जानकारी आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहला हेडिंग आप यहाँ ध्यान से देखें, पर्सन। ये प्रोनाउन की अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है। प्रोनाउन 3 अवस्थाओं में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नाउन की केवल एक ही अवस्था होती है, थर्ड पर्सन, पर प्रोनाउन 3 अवस्थाओं में होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? आई और वी से जुड़े हुए शब्द, ध्यान से सुने। सेकंड पर्सन में केवल यू से जुड़े हुए शब्दों को शामिल किया गया है। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और इट से जुड़े हुए शब्दों को शामिल किया गया है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इन हेडिंग के बारे में देता हूँ। सबसे पहला वो हेडिंग उठाते हैं जो हमें आता है, जो अब तक हम सीख चुके हैं। किसी वाक्य में सब्जेक्ट, तो इस कॉलम में से कोई भी शब्द अगर वाक्य में आएगा तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरा ये कॉलम जिसको हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें कष्ट होता है, ट्रिक लगा के पहचानना पड़ता है, पर अगर कभी भी ये शब्द वाक्य में मेन वर्ब के बाद मौजूद हैं तो 100% ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब जरा इन दो की बात करें। एक है रिलेटिव एडजेक्टिव, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसका, दूसरे का इसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। दोनों एक ही काम आते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको रेक्टिफाई कर लें। ये दोनों जो आपके रिलेशन मैंने बताए, दोनों शब्द आपको बताए, ये दोनों शब्द इस तरीके के हैं कि ये वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ आपका संबंध रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। इसका और इसका अंतर क्या है? जैसे मान लें एक किताब मेज पर रखी हुई है, अब उससे मुझे अपना संबंध बताना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं इससे बता सकता हूँ, कह सकता हूँ दिस इज़ माई बुक, और दूसरा तरीका दिस बुक इज़ माइन। अंतर क्या निकला? प्लेस का अंतर है। केवल अर्थ तो ये निकलेगा कि ये किताब मेरी है, पर अंतर ये है कि ये नाउन से पहले आके संबंध बताता है और ये हमेशा नाउन के बाद आता है। अब जैसे मान लो कोई कहता है दिस इज माइन बुक, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इनमें प्लेस का अंतर है। अब अंतिम जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बहुत जटिल है और अगर इसकी गलती कोई एग्जामिनर कर दे या आप कर दो तो कभी आप इसे सुधार नहीं सकते, और कई बार तो आप पता भी नहीं लगा पाओगे इसकी ज़रूरत है भी ये नहीं वाक्य में। तो ये कब काम आता है? जैसे सपोज करिए मुझे दीवार में कोई कील ठोकनी है। 2 तरीके हैं, एक मैं कील पकड़ के खड़ा हो गया, एक व्यक्ति को हथौड़ी दी, कहा भाई धीरे धीरे इस पर ठोकिए। अब गलती से उसने एक चोट मेरी उंगली पे कर दी तो मैं कहूँगा ही हर्ट माई फिंगर, कहानी ख़त्म हो गई। दूसरा केस, मान लीजिए मैं अपनी एक उंगली से कील पकड़ के खड़ा हूँ, एक हाथ में हथौड़ी है और धीरे धीरे उसको ठोक रहा हूँ, और यहाँ पे एक गलती मैं कर लेता हूँ, मैं एक चोट जो है अपनी उंगली पे लगा लेता हूँ, तो मैं भी कहता हूँ आई हर्ट माई फिंगर। अब मान लीजिए सेंटेंस आपको दे दिया जाए फाइंड आउट करने के लिए, पता करो ये सही है गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये है कि जब आप कोई एक्शन करते हैं, अगर उस एक्शन का प्रभाव आपके ऊपर स्वयं पड़ता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। मुझे कहना पड़ेगा आई हर्ट माई फिंगर माई सेल्फ। तो ये 5 हेडिंग के बारे में मैंने अभी आपको इनिशियल जानकारी दी। ये सब्जेक्ट के स्थान पे, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ये नाउन से पहले संबंध बताने के लिए, ये नाउन के बाद संबंध बताने के लिए, और उसका उपयोग जब हम कोई कार्य करते हैं अगर उसका प्रभाव हमारे ऊपर वापस पड़ जाता है तब हमेशा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इनिशियल जानकारी इस लिस्ट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करी, और 2 पार्ट ऑफ स्पीच अभी हमने इसके अंदर पढ़े। अगले वीडियो में मैं इस लिस्ट की डिटेल आपके सामने शेयर करूँगा, बहुत सारी जानकारी दूँगा, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। और ये जानकारी आपको हमेशा काम आएगी, लिखने में भी और कोई गलती को वाक्य में पहचानने में। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।